जवाबी टैरिफ पर चीन और अमेरिका का एक दूसरे पर वार और पलटवार जारी है। जैसे ही अमेरिका ने चीन पर 145% का टैरिफ बम फोड़ा, चीन ने भी हरकत में आते हुए अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया। ऐसे में टैरिफ वॉर का ये दौर कब तक चलेगा, ये तो हम नहीं कह सकते मुकम्मल तौर पर, लेकिन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए ये सुनहरा मौका है। और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि चीन से भी ऑफर्स आ रहे हैं अच्छे खासे डिस्काउंट्स पर। दुनिया की जो तमाम बड़ी कंपनीज़ हैं वो भारत में ऑलरेडी मौके तलाश रही हैं। तो क्या भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ के लिए ये एक सबसे बड़ा मौका बनकर आ रहा है? आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट, फटाफट से लौट रहे हैं, दिग्गजों संग करेंगे आज की चर्चा। बदले के बदले का बदला, ईंट का जवाब पत्थर से। ये महज जुमला नहीं, बल्कि जवाबी टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच चल रही जंग की एक असल हकीकत है। जैसे ही अमेरिका ने चीन पर 145% की जवाबी टैरिफ की ताबड़तोड़ बरसात की, चीन ने भी अमेरिका पर ओले बरसाते हुए 125% का जवाबी टैरिफ ठोक कर अपने इरादे और मंसूबे जाहिर कर दिए कि अब तो झुकने का सवाल ही नहीं होता। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच जवाबी टैरिफ का ये कारोबारी युद्ध कहां जाकर रुकेगा, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ट्रंप और जिनपिंग की इस जंग में भारतीय कंपनियों की बल्ले बल्ले हो सकती है, बशर्ते भारतीय कंपनियां इस मौके को बेहतर तरीके से भुना सके। अमेरिका और चीन के टैरिफ वॉर में एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठ सकती है। जी हाँ, दो लोगों की लड़ाई में तीसरे का फायदा। अब ये तीसरा कौन है, ये कहने की जरूरत नहीं है। निसंदेह भारत। खास करके आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की। इस सेक्टर में अब तक की जो ग्लोबल तस्वीरें सामने दिखाई दे रही थी, उसमें चीन और वियतनाम एक बड़े प्लेयर के तौर पर शामिल थे। लेकिन आगे भी ये बड़े खिलाड़ी बने रहेंगे, इसे लेकर इसलिए संदेह उभर रहे हैं क्योंकि अमेरिका जवाबी टैरिफ के फ्रंट पर बिल्कुल साफ तौर पर इन दोनों देशों में चोट पहुंचाने का काम करेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के इन दोनों देशों की बादशाहत पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही भारत के लिए इस सेक्टर में तेजी से पांव पसारने का मौका मिलेगा। पांव पसारने का मौका मिलेगा नहीं, बल्कि मिलना तय है। आपको बता दें कि आईफोन के प्रोडक्शन के मामले में भारत पहले से ही अपनी धाक जमा चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक एप्पल हर साल करीब 22 करोड़ आईफोन बेचती है। इसमें यूएस में पहुंचने वाले आईफोन्स में लगभग 20% फोन भारत से आते हैं। ऐसे में चीन पर हाई टैरिफ लगने से अब एप्पल वहां अपने प्रोडक्शन को कम करेगी, तो उसकी भरपाई भारत में प्रोडक्शन बढ़ाकर करना एप्पल के लिए ना केवल मजबूरी होगी, बल्कि समय की मांग भी होगी। भले ही चीन और अमेरिका के टैरिफ वॉर से दुनिया भर के देश हलकान हैं, लेकिन इन हालातों में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के लिए अपनी जगह बनाने का एक अच्छा मौका है। साथ ही ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने में भी भारत की बड़ी भूमिका होगी, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। सबसे पहले स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग अजय सर, आपका शो पे। हमारे साथ है पंकज मोहिंदू साहब, चेयरमैन हैं इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है मोहिंदू साहब आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं अशोक चांडक साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं IESA, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत बग्गा सर आपसे कर रहे हैं। काफ़ी मुझे लगता है कि गुणागणित अब बिजनेस हाउसेस ने भी लगा दिया होगा कि आगे अब क्या करना है। लेकिन यकायक मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए तमाम चर्चाएं हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि चाइनीज़ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं US से उनको डिमांड घट रही है, तो दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट्स ऑफ अप टू 5% टू इंडियन फर्म्स। ये किस तरह से आप ये देख रहे हैं सर, और हमारे लिए ये क्या वाकई में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है सेक्टर के लिए?
हाँ, देखिए अपॉर्चुनिटी तो है भारत के लिए। अब इसको भुना कितना सकते हैं वो बहुत डिपेंड करेगा क्या इकोसिस्टम है और कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन। तो सरकारी इसमें बिल्कुल कोऑपरेशन भी चाहिए और एक अच्छा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। आप देखें तो जिस तरह से ट्रम्प कह रहे हैं कि आईफोन अमेरिका में बनाए, वो $9,000 से कम में बन नहीं सकता। एक तो बन ही नहीं सकता क्योंकि आपको सप्लायर चाहिए, आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको वर्कर्स चाहिए। एक बड़ा अच्छा मैं आज एनालिसिस पढ़ रहा था दीपक जी कि बॉस्टन पूरा शहर 5 लाख लोगों का है और चाइना में ऐसे पूरे पूरे सिटीज हैं। एक सिटी है जिसको आईफोन सिटी कहते हैं, जहाँ पे कोई 7 लाख लोग सिर्फ आईफोन्स बनाते हैं। तो वो कह रहे थे अगर बॉस्टन के सारे नागरिक आईफोन की फैक्ट्री में काम करने लग जाएं तब वो चीन की टक्कर कर सकते हैं। तो भारत में शुरुआत है, अच्छा हो रहा है। अभी जो खबरें निकल के आई है कि 600 टन आईफोन्स 6 प्लेन्स में 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख आईफोन्स एप्पल लेके गया टैरिफ लगने से पहले। बाय एयर 6 फ्लाइट्स गई हैं भारत से और काम हुआ, दो दो शिफ्ट्स में, संडेज को भी काम हुआ और निकाले गए। 600 टन फोन हमने बेचे हैं, तो अच्छी बात है। बट हमें इसमें और बढ़ना पड़ेगा। कल जैसे मैं बता रहा था 150 बिलियन है चीन का उत्पादन, जो एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। 35 बिलियन वियतनाम है, हम 15 पे हैं। तो हमें बढ़ना है, पहले वियतनाम से मार्केट शेयर लेना है और फिर हो सके तो चीन से। बट अभी फासला बहुत बड़ा है। एब्सोल्युटली सर, फासला भी बड़ा है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम्स के इतने बड़े गैप्स हैं। मोहिंदू सर, थोड़ा सा हमें बताएं कि अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ कागजी चकल्लसी है सर, या ग्राउंड रियलिटी हमारे लिए वाकई में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मैं जिस इकोसिस्टम गैप्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो कि बहुत ही हैवीली रिलाय करता है इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर, चिप्स पर, डिस्प्ले मॉड्यूल्स पर, हमारे पास क्या उतनी कैपेसिटी है सर कि हम इस महत्वपूर्ण अवसर को भुना पाएं? दीपक जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको पूरा समझाने में। श्योर सर। पहले तो हमारा जो चरित्र है ना, हम कहते हैं कि दूसरी की चिता पे हम हाथ नहीं सेकते। तो हम जो चीन की अब प्रेशर है, टेंशन है, उसके बेस पे एक इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉनिक्स 450% ग्रोथ हमने डिलीवर की है लास्ट 7 इयर्स में। मोबाइल फ़ोन में हमने 2400% ग्रोथ डिलीवर की है। ये उस सिनेरियो में है जहाँ पे कोई ऐसा चीन पे प्रेशर नहीं था और वर्ल्ड वाज प्लेइंग बाय द WTO रूल्स एक्सेट्रा। केवल 2018 के ट्रम्प टैरिफ थे चीन पे, जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट थे। स्मार्टफोन, IT हार्डवेयर, हेरेबल वेरेबल्स, ये सब एग्जेम्प्ट थे। उस पर ट्रम्प टैरिफ कोई नहीं था। जो 2018 के टैरिफ थे, उसके बाद ताइवान, मेक्सिको और वियतनाम ने सारा फायदा उठाया उन टैरिफ्स का। हम उसका कोई फायदा उठा नहीं पाए क्योंकि उन कैटेगरीज में हम बलवान नहीं हैं। हम $60 बिलियन पे हमने पहुंचाया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को, और टोटल हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो 135 बिलियन की है। ये इस वक्त सिनेरियो है। ओके। अब हमारी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, राइट? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि चीन में कंपोनेंट की प्राइसेस कम होगी है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। क्योंकि जो चीन से US माल जाता है वो लीड फर्म्स होती हैं, जो GVCs हैं, वो लेके जाती हैं। जैसे डेल है, HP है, एप्पल है, ये लोग वहां से लेके जाते हैं। तो जब वो सप्लाई डाइवर्ट होती है, क्योंकि अब तो वो आगे से तो वो हो नहीं सकता, जो इस वक्त टैरिफ हैं इस क्वार्टर में तो हो नहीं सकता, और इस क्वार्टर में कुछ होने वाला भी नहीं है क्योंकि
जितना माल जाना था यूएस, वो मई एंड तक वो यूएस भरा हुआ है इस वक्त बिल्कुल। तो वो कुछ उसका कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये 90 दिन रीएडजस्टमेंट के दिन है। हम्म। तो क्या हुआ क्या है, जो ये जीवीसी लीड फर्म है वो अपना फाइनल असेंबली और जो सब असेंबलीज हैं वो किसी और डेस्टिनेशन में शिफ्ट करेंगे। वो डेस्टिनेशन क्या होगी? पहले कुछ दिन हमारे को एडवांटेज था वर्सेस वियतनाम, बिकॉज दे वर एट 46, वी वर एट 26। ठीक। और डिसएडवांटेज था ब्राजील, टर्की, इजिप्ट, यूएई, सिंगापुर, इन कंट्रीज के अगेंस्ट हमारे को डिसएडवांटेज था। उनका 10% था, 26 था। इस वक्त एक रिले रेस चल रही है, समझो 400 मीटर का पहले रिले हो गया है, हम्म। और उसमें इंडिया इस वक्त आगे है, राइट। हम्म। अब बात हुई कैपेसिटी की। इस वक्त चेन्नई, जिसको हम एक पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट मानते हैं, जो हम कहते थे कि इंडिया इज नोटोरियस फॉर स्लो लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा, हम्म। चेन्नई से एयरपोर्ट पहुंचने तक और जहाज पे चढ़ने तक 40 से लेके 50 घंटे लगते थे, और चीन में लगते थे 8 घंटे। ओके। आज हम 3 से 4 घंटे में पहुंच गए। तो ये एक पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट ने और सरकारी कस्टम्स ने ये इनेबल कर दिया है। तो क्या हमारी कैपेसिटी नहीं है? हमारी कैपेसिटी है। ऑलराइट सर, बिल्कुल सर, मैं आऊँगा सर, इस पर थोड़ा और डिटेल लूँगा, बट मैं ओपनिंग रिमार्क थोड़ा सा चांडक साहब का भी ले लेता हूँ। सर, खास तौर से सेमीकंडक्टर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा बताइए सर कि हमारे लिए ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और जैसा महेंद्र सर भी कह रहे हैं कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ के मोर्चे पर भी आप ज़्यादा शक मत कीजिए, वहाँ पर भी काम अच्छा हो रहा है। बट थोड़ा सा आश्वासन दीजिए सर कि क्या हम रियली आर वी रेडी सर? देखिए, मैं इस सिचुएशन को एक होलिस्टिक व्यू, मतलब पूर्ण रूप से देखना चाहूँगा। और ये जो 90 डेज़ का विराम है, इसको हम उसको विराम के रूप में देखें, ना कि यूएस की कोई रणनीति बदली है इसमें। तो हमें एक लॉन्ग टर्म तरीके से सोचना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लॉन्ग टर्म के लिए एक कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी को कैसा अमल दें। और कुछ मुद्दे हैं जो मैं कहूँगा कि जो हमारे बहुत फेवर में है, मतलब मैं ये कहूँगा कि एडवांटेज इंडिया। जैसे फर्स्ट थिंग, हमारे पास एक विनिंग ट्रायो है। वो क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कंपोनेंट लगते हैं, उसकी एक नई पीएलआई स्कीम अभी अनाउंस की है 1 हफ्ता पहले। गवर्नमेंट, सरकार ने 22,000 करोड़ का उसमें सपोर्ट मिलेगा इंडस्ट्री को। एक सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, जिसके तहत 5 बड़े इकाइयों को मंजूरी मिल गई है, और 5-6 और प्रोजेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी मंजूर कर दिया है। तीसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, उसका पीएलआई भी चल रहा है। तो तीनों को जब हम जोड़ ले, ये इसका गणित, तो हम देखेंगे कि हम बड़े कॉम्पिटिटिव तरीके से आगे बढ़ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन ये कल नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, मतलब 1 क्वार्टर में नहीं होगा, ये इससे टाइम लगेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट हमें करना है, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जो अमेरिका और भारत का जो रिलेशनशिप है अभी, ये बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। हमारा जो बायोलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन है, ये बड़ा कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ रहा है। इसमें हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे मिनिस्टर लेवल्स, और इवन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये बहुत कंस्ट्रक्टिवली बात कर रहे हैं। और बात ये भी चल रही है कि दोनों देशों के बीच में जो आदान प्रदान है, वो $500 बिलियन तक कैसे ले आ जाए। तो एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है ये इसमें। तीसरी बात, मैं ये कहूँगा कि जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में प्रगति हो रही है, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, कई प्रोजेक्ट्स अभी लग गए हैं। ग्लोबल और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अपना एक्सपांशन कर रहे हैं। तो ये सबको हम देखते हुए मैं ये कहूँगा कि ये टैरिफ की जो चुनौती है, इससे हम बिल्कुल समझ सकते हैं, और इसको हमने तो यही यूज़ करना है कि हम लॉन्ग टर्म अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाएं। और चौथी बात ये भी इंपॉर्टेंट हमें ध्यान में रखनी होगी, राइट सर, कि जो मार्केट है यूएस का, जो $500 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में, ये बहुत बड़ा नंबर है ये। और कितना भी वहाँ पर में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो जाए, वो ओवरनाइट नहीं होगा, उसे भी 2, 4, 5 साल लग जाएंगे बनने के लिए। और उसके बाद में भी पूरा वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उन्हें इंपोर्ट करना ही होगा। तो हमें उस दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का जो अपॉर्चुनिटी है दीर्घकालिक के हिसाब से, वो अवसर को हम बिल्कुल
सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। तो एब्सोल्युटली सर। ओवरऑल मैं करूंगा हम बिल्कुल पॉजिटिव क्षेत्र में हैं, हमारे पास बिल्कुल रणनीति तय है, सरकार का पूरा सपोर्ट है, इंडस्ट्री आगे आ रही है, इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, इंडिया की इंडस्ट्रीज है, ग्लोबल जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, सब तरीके से। ओके सर, ऑल राइट सर, यानी कि हर चीज़ पॉजिटिव है। बट बग्गा सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम अभी कितना भी बोल रहे हैं सर, अभी अगर हम खास तौर से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, वो अभी भी ठीक है, काम हो रहा है, जैसा महिंदु सर ने भी बताया, चाणक्य सर ने भी बताया। लॉजिस्टिकली भी हम थोड़ा ठीक ठाक हो रहे हैं, कुछ एरियाज़ में, चेन्नई का एग्जांपल दिया, टर्न अराउंड टाइम वगैरह में ठीक ठाक अच्छा काम हो रहा है। बट प्रॉब्लम अभी भी ये कि बड़ा नेसेंट स्टेज में अभी भी सर हमारा ये पूरा अभी इंडस्ट्री है। पॉजिटिव दिशा में काम हो रहा है बग्गा सर, ये समझ में आ रहा है, बट वक्त की ज़रूरत शायद ये है कि थोड़ा पेस अप उसे करना पड़ेगा। अगले 5-7 साल तक तो हम ठीक ठाक अभी बना लेंगे अपनी स्थिति, बट अगर इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है तो वो पेस अप करनी पड़ेंगी सर। वो आप देख पा रहे हैं कि वो माइंडसेट अभी आ पाया है, खास तौर से टैरिफ क्राइसिस के बाद? नहीं, वही है। देखिए, दो शॉक्स आने वाले हैं। एक है कि चाइना का डंपिंग होगा, वो तो विश्व भर में होगा किसी ना किसी तरीके से। एक एग्जांपल देता हूँ, 2018 में जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे चाइना पे, पिछले साल का अगर आप चाइना के बुक्स में देखें, एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, वो होगा जैसे 130%, और अमेरिका में जो चाइना से इंपोर्ट आया वो 100% होगा। तो ऑलरेडी ये घोस्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे चाइना से, जो कि अमेरिका रिकग्नाइज कर रहा था किसी और कंट्री का, बट चाइना के बुक्स में वो माल चाइना में बन के 1-2 दिन जहाज रुक जाता है बंदरगाह में, वियतनाम में या मेक्सिको में, लेबल लगा दिए जाते हैं और मेड इन मेक्सिको, मेड इन वियतनाम लगा के वो माल अंदर चला जाता था। तो वो ट्रंप कोशिश कर रहे हैं रोकने की, क्योंकि वो कंट्री ऑफ ओरिजिन और वैल्यू एडिशन देख रहे हैं। तो एक तो वो आने वाला बहुत ज़बरदस्त झटका कि चाइना डंप करने की कोशिश करेगा हर तरीके से। ऑलरेडी हमारा 85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, तो उसका बहुत क्लियर है चाइना को। जब चाइना +1 भी हुआ है, वो चाइनीज कंपनीज ने जाके मलेशिया में पैसे लगाए, वियतनाम में फैक्ट्रियां लगाई, मेक्सिको में लगाई, ब्राजील में लगाई, भारत में कुछ नहीं आया। तो वो जो है, अब कल 150 मिलियन, एक सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है हैंड टेक्सटाइल्स करके चाइना की, 150 मिलियन बांग्लादेश में निवेशित कर रहे हैं दीपक। तो चाइना बैठा नहीं रहेगा, चाइना का रिएक्टिव फंक्शन बहुत बड़ा है। तो हमें ये नहीं सोचना कि स्टैटिक है जी और चाइना उल्टा लेटा हुआ है, धराशायी कर दिया है ट्रंप ने मुक्का मार के उसको, ऐसी बात नहीं है। चाइना पूरे अपने अफ्रीका से लेके हर जगह जहां जहां से वो यूएस में इंपोर्ट कर सकता है वो करेगा। दूसरी बात, बहुत अहम बात है कि हमारा स्केल अप होना वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको वर्कर चाहिए, आपको इकोसिस्टम चाहिए। पीएलआई ने अच्छा काम किया है, बट बहुत कम है। अगर आप चाइनीज कंपनीज की बैलेंस शीट देखें जो हम पीएलआई के तौर पे देते हैं दीपक जी, 10 से 20% नहीं, 10 गुना 20 गुना उनको सब्सिडीज मिलते हैं। तभी वो बैटरी वाली कंपनी आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना रही है, फोन बनाने वाली कंपनी दुनिया का बेहतरीन ईवीज बनाने लग गए हैं। इतना जबरदस्त उनको सब्सिडी है। 8% फिस्कल डेफिसिट डिक्लेयर्ड है चाइना का, और चाइना का अकाउंटिंग इतना ओपेक है। हम जब जाते थे कंपनियों से मांगते थे बैलेंस शीट, वो कहते थे बैलेंस शीट आपको क्या चाहिए, मैं आपको वैसी बना के दे दूंगा, आप काम करो हमारे साथ। तो ऐसे माहौल में भी 8% तो उनका डिक्लेयर्ड फिस्कल डेफिसिट है। तो बहुत बड़ा स्टिमुलस आ रहा है, बहुत बड़ा डंपिंग आ रहा है। चाइना को आप अंडर एस्टिमेट मत करें कि हम जाके उनका ले लेंगे पूरा, जो वो वेकेट करेंगे जगह, वो कहीं ना कहीं से अमेरिका में माल पहुंचाने का जरूर उन्होंने 10 तरीके के प्रबंध करके रखे होंगे। तो एब्सोल्युटली, यानी कि हमारे लिए चुनौतियां तो बन रही हैं, लेकिन अगर अमेरिका डाल है तो फिर चाइना भी पात है, ये उसने बता दिया है। मोहिंदु सर, मैं एब्सोल्युटली, मतलब ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक अपॉर्चुनिटी तो इमीडिएट अपॉर्चुनिटी जो हेडलाइंस बन रही हैं कि साहब
जो चाइनीज़ कंपोनेंट सप्लायर्स हैं यूएस टैरिफ से बड़े बुरी तरह से हिट हो गए, अब वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं 5% तक का इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। हमारा शायद जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, अगर ये बात सही है, हालांकि आप कह रहे हैं कि ये इस तरह की बातें उधर अफवाह भी है, बट स्टिल अगर थोड़ा सा ये हम सही भी माने तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट घट के रह जाएगी। मतलब कितनी घट के तो कितनी रह जाएगी, बट 2 से 3% प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी घट जाएगी। हमारा सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि दूसरों की चिता में हमको आग सेकने की आदत नहीं है, बट हम कब तक दूसरे की क्राइसिस के भरोसे बैठे रहेंगे सर? ये प्रोडक्शन कॉस्ट हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के, इन्वेस्टमेंट ला के, जो पॉलिसी के जो बॉटलनेक्स हैं उनको दूर करके, स्केल अप करके, स्किल अप करके हम कब कर पाएंगे सर कि कोई दुनिया में कोई क्राइसिस हो ना हो, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो घट रही है, हमारा मुनाफा मार्जिन्स बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। यू सी, इंडिया में कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, इश्यूज हैं। सबसे ये सब चीजें वर्क इन प्रोग्रेस हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, सिलेक्टेड सेक्टर्स में हो रही हैं। जो स्ट्रक्चरल हमारा इशू है वो ये है कि जो जीवीसीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में 95% उनका पार्टिसिपेशन है ग्लोबल ट्रेड में। ग्लोबल ट्रेड इज $30 ट्रिलियन और नॉर्मल ट्रेड में वो है 70 to 75%। इंडिया की पार्टिसिपेशन सिर्फ 2% है। जीवीसीज जो हैं जब वो हिंदुस्तान में आती हैं तो वो लोकल कंपनी बन के रह जाती हैं। एक्सेप्शन है कुछ, जैसे एप्पल है एक एक्सेप्शन है जिन्होंने ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया है, यहाँ से 70-80% एक्सपोर्ट है। पर जैसे जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, कोई भी आप ले लो, यूनिलीवर है, कॉलगेट पामोलिव है, पीएनजी है, वो सिर्फ डोमेस्टिक के लिए रह जाती है। तो ये इसका रीज़न क्या है? ये एक विशियस साइकिल में है हमारी कंट्री, जहाँ पे कंट्रोल नहीं है। जैसे सर्विसेज हैं, हम बिल्कुल फ्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे कंट्रोल है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, वहाँ पे केवल हम वी आर द ओनली मेजर इकोनॉमी जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट जो $820 बिलियन है, वो सर्विसेज आर गोइंग टू आउटपेस गुड्स। चाइना है 85-15 है, यूएस जो कि एक मेजर इकोनॉमी है सर्विसेज की, वहाँ पे भी प्रोडोमिनेंटली गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारी स्ट्रक्चरल वीकनेस है। और हमारे जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो इंडिया में हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, वो दुनिया को जाके कॉन्कर नहीं करते, क्योंकि हिंदुस्तान की जीडीपी है 3.3% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की है 96.7%। तो ग्रोथ तो तब आती है जब दूसरे की जीडीपी आप अपनी कंट्री में खींच के लाओ। तो ये हमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स बहुत सारी करनी है, और ये एक मूवमेंट है हमारा जो कि वेकअप कॉल है हमारी, क्योंकि हम क्राइसिस में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं एज ए नेशन। तो जो भी वो कहावत है कि कुबड़े को लात पड़ी, कुबड़े का कुब सीधा हो गया, हमारी ये मूवमेंट है कि डीप इंट्रोस्पेक्शन, सबसे प्यार, किसी से लड़ाई नहीं। यूएस से थोड़ी ज्यादा प्यार करें हम, क्योंकि मार्केट सबसे बड़ी है, $3000 बिलियन का इंपोर्ट है। अशोक ने बताया 500 बिलियन तो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है। $10 बिलियन से $80 बिलियन का एक्सपोर्ट हम तैयार करके बैठे हैं अगले 3-4 साल में, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। जाहिर है हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, और यूएस इज मूविंग इनटू हाई टेक, वो अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रिवाइव कर रहे हैं, तो इंडिया बहुत बड़ा बायर उनके सेमीकंडक्टर का बनेगा। और ट्रेड बैलेंसिंग जो है उसमें हमारे पास बहुत कुछ है ऑफर करने को, वियतनाम के पास नहीं है। हम 700 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है, राइट। 200 बिलियन हमारे पास पेट्रोलियम इंपोर्ट है। तो हम निगोशिएशन में बहुत कुछ कर सकते हैं, बट बेसिकली जो सारा हमारा ऑल द सेक्टर्स हैं वहां पे अमेरिकन कंपनीज की प्रोफाउंड पार्टिसिपेशन कैसे होगी, उनको क्या तकलीफ है, कुछ तो वो होता है बद से बदनाम बुरा, कुछ अफवाहें भी हैं, इमेजिनरी कंसर्न्स भी हैं, सब चीजें बैठ के ये 90 दिन में, और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, जैसे अशोक कह रहे थे कि सब इसमें लगे हुए हैं। वी आर कॉन्फिडेंट कि इंडिया इज प्लेइंग एज वन टीम। राइट सर। All of us know it is a crisis which we can
steer in the direction of making it a very positive event for India. राइट सर, एब्सोल्युटली सब मिलके काम कर रहे हैं, बट जो मेरा मूल प्रश्न था वो बात आपने बिल्कुल सही बोली सर। अब अशोक सर, जो मैं बात कह रहा हूँ कि इस समय जितना जल्दी हम मौके को भुना लें, संभवतः उतना हम अटेंशन ले पाएंगे, कैपिटलाइज कर पाएंगे ऑन ग्लोबल अटेंशन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो हमें कुछ ना कुछ तो देना होगा, हम अगले 5-7 साल का भरोसा लेकर नहीं चल सकते। अभी डिसरप्शन को थोड़ा सा कैपिटलाइज करना है अपने पक्ष में, तो कदम जल्दी उठाने पड़ेंगे सर। बट हमारी और एक बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था अशोक सर, उसके साथ साथ ये था कि ठीक है एक्सपोर्ट तो ठीक है, बट जो हमारा लोकल डोमेस्टिक जो कंजम्पशंस हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर में, वहाँ पर हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं सर? अभी भी हमारी अंडर डेवलपमेंट लोकल सप्लाई चेन्स हैं। चाइना और वियतनाम कब की बना चुका है, उसको भुना भी रहा है, हम उस पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो लोकल डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है अभी भी बहुत कम है, 15 से 20% है। चाइना 40-50% कर रहा है। जो मोस्ट हाई वैल्यू प्रोसेस है, डिज़ाइन, चिप फैब्रिकेशन, उस पर तो हम बहुत पीछे हैं, वो अभी बाहर से ही लेकर आ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट छोड़िए, हमारा लोकल जो सप्लाई चेन सिस्टम है उसमें क्या हम क्विक फिक्स कर सकते हैं सर कुछ इस समय? धन्यवाद। मैं जवाब दूंगा आपके प्रश्न का। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि बग्गा साहब ने कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें वो चाइना का जो शॉर्ट टर्म इशू है उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना कुछ तोड़ निकालेंगे, कुछ तो करेंगे उधर में। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें अपना लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बना के चलना है। और जो शॉर्ट टर्म की बात रही, आपने जो कहा है, तो अभी हमारा वैल्यू एडिशन बिल्कुल सही बात है, 15 से 20% तक ही है, बहुत कम है ये। और हम कई बार इसकी बात भी करते हैं कि हमारा वैल्यू एडिशन हमें बढ़ाना है। और उसी तरीके से देखते हुए मैंने जैसे पहले बताया था, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें पीसीबी, पैसिव कंपोनेंट्स, कनेक्टर्स, डिस्प्ले और असेंबलीज है, इसका एक पॉलिसी बना है। उसका अभी युद्ध स्तर पर उसका काम होगा और उसमें कई हमारे भारत के जो कंपनीज है जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इसको आगे बढ़ाएंगे, वो हमारा वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और इसके 5 इकाइयाँ ऑलरेडी मंजूर हो चुकी है, बाकी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया का दूसरा प्रोजेक्ट भी दूसरा प्लान भी बन रहा है गवर्नमेंट की ओर से, तो उसके देखते हुए उसका भी हमारा वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि अगले 5-7 साल में हमारा जो वैल्यू एडिशन है कंट्री का, इसको करीबन 30 से 35% तक पहुंचा सकते हैं। हमारा एक मेन प्रॉब्लम जो है कंट्री में अभी कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स के और सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन क्षमता बहुत है। वर्ल्ड के 20% चिप्स डिज़ाइन के जो मैन पावर है वो इंडिया में है। लेकिन हम कहाँ पर वीक है, वो है प्रोडक्ट क्रिएशन। हम सर्विसेज में है, हम डिज़ाइन सर्विसेज करते हैं, प्रोडक्ट क्रिएशन नहीं कर रहे। अब उस बात का अवेयरनेस आ चुका है, हमारे इंडियन कंपनीज इंजीनियर्स इस बात को समझ रहे हैं कि हमें इंडिया के प्रोडक्ट बनाने होंगे जो कि वैल्यू एडिशन भी करते हैं। और उसकी कई स्कीम भी चल रही है, जैसे एक डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम चल रही है सरकार की तरफ से सेमीकंडक्टर के लिए पर्टिकुलरली। तो उसमें करीबन 40-50 कंपनियां उसका अभी फ़ायदा ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें जो लोकल प्रोडक्ट क्रिएशन, ब्रांड क्रिएट करना होंगे। अभी आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम मार्केट में चले जाए तो हमें बहुत कम इंडियन ब्रांड्स दिखेंगे उसमें। 25 साल पहले कई इंडियन ब्रांड्स थे यहाँ पर में, जैसे वीडियोकॉन, ओनिडा, क्राउन और कई लोग थे, अब नहीं है। तो हमें उस बात पर भी जोर देना। सॉरी टू इंटरप्ट सर, थोड़ा सा मैं आपसे समझना, काम नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आपसे अशोक सर मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा। प्राइस सेंसिटिव मार्केट है सर, हम कितना मर्जी बढ़ा लें, लेकिन हम वो प्राइस सेंसिटिव अभी हो नहीं पा रहे हैं। एप्पल हमारे यहाँ आ गया, अभी हमारे यहाँ ज़्यादा महंगा है, बाहर अभी ज़्यादा है। हमारी जो लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है उसमें भी हम भारत के लायक वो प्राइस नहीं दे पा रहे हैं जितना बाहर की कंपनीज आके दे देती हैं। तो ये प्राइस सेंसिटिविटी का भी कैसे उसको ठीक कर सकते हैं सर क्विकली? प्राइस सेंसिटिविटी का एक महत्वपूर्ण कारण ये है दीपक जी कि अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें 80% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट का तो हमारा जो इंपोर्ट है ये सब बाहर से आ रहा है, उसका हमारा वैल्यू एडिशन जो लोकलाइजेशन करना है उसका काम चालू हो रहा है, अभी हो रहा है, मतलब काफ़ी दिनों से चल रहा है। हम पहले तो 5% पे थे वैल्यू एडिशन, आज हम 20% में पहुंचे। वैसे देखा जाए तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की जो प्रमुख दौड़ है ये पिछले 5-7 साल को ही देखना चाहिए हमें, जहां पर हमने काफ़ी आगे अग्रसर हुए और काफ़ी आगे बढ़े हैं। राइट। उसके मुताबिक हम 18-20% बहुत कम है, लेकिन फिर भी अच्छा है ये प्रोग्रेस मैं कहूँगा। और हमें आगे देखना है कि हम इसको कैसे और
स्पीड में आगे ले जा सके। ऑल राइट, सो ऑल टुगेदर सर हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप तीनों ने जैसे बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भारत के पास है, बट सबको मिलके काम करना होगा। और जो मैं उसमें बार बार जो एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा था कि थोड़ा जल्दी करना होगा। डाउन द लाइन 5-7 साल का तो हमारे पास बढ़िया रोड मैप है, इसमें कोई शक नहीं है, हम उस दिशा में अच्छे बढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, या कम से कम ग्लोबल अटेंशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को हम एटलीस्ट इस फेज में कैसे ग्रैब कर सकते हैं, हमको थोड़ा सा उस पर एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा ताकि हमें जल्दी रिजल्ट्स मिलें, क्योंकि वक्त कम है, शायद लंबा वक्त है लंबी रेस के लिए, लेकिन इस रेस को जीतना है, टैरिफ वाली रेस के लिए, तो थोड़ा जल्द कदम उठाने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, बहुत सारगर्भित चर्चा रही, बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए आपने, थैंक यू सो मच। बग्गा सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, मोहिंदू सर थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया चांडक सर आपका भी वक्त निकालने के लिए।